हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया बीएड 2023-24 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, डेट कब आउट होगा फॉर्म का उसके बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिससे आपके सिलेक्शन परसेंटेज जो है वो 90 to 99.9% श्योर कर देगा जामिया में सिलेक्शन पाने। अगर जामिया में सिलेक्शन करवाना है तो वीडियो पूरा देख लीजिए, शुरू से अंत तक देखिएगा। एक मेथड बताने वाला हूं जिससे आपका जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो 90 से लेकर 99.9% चांसेस बढ़ जाएगा। तो आइए वो कौन सा मेथड है, उस मेथड के बारे में वीडियो के बीच में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी बात कर लेंगे तो आप अभी भाग जाएंगे वीडियो देखिए, फिर चलो ठीक है हमें मेथड मिल गया, अब चलते हैं उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। तो और इसके साथ साथ भी और सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, मेरे पास पिछले साल ही 2-3 कंप्लेन आई थी कि सर मेरे जो है कि इंट्रेंस में 125 थे और इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया, और जबकि फाइनल जो लिस्ट आई, सिलेक्शन की लिस्ट आई, उसमें 110 कट ऑफ गया। उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे तो इंट्रेंस में जो आंसर किया, ऑफिशियल आंसर की, उससे हमने मैच कराया था तो 125 आया था। और चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ गलती कर दिया होगा ऑफिशियल की में, 1-2 नंबर इधर उधर हो गए। अगर हम 120 भी ले लें तो भी तो इससे ग्रेटर है, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या कोई फ्रॉड हुआ है? क्या जामिया में सीट बेची गई है? तो देखिए मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। जो आपका जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है वो कहीं मिस रहा होगा। जामिया जो 16 सब्जेक्ट को स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट मानती है, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट को टीचिंग सब्जेक्ट को नहीं मानती हैं। अब वो 16 टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ और भी कुछ क्राइटेरिया है जो आपने मिस कर दिया होगा, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? बैचलर डिग्री इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स। तो बैचलर डिग्री में आपके पास जो है 50% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपका 50% से कम मार्क्स है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब हुआ कि सर मेरा तो 48 रह गया, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मास्टर करनी पड़ेगी। तो देखिए अगली पॉइंट में उसी में क्या है, और बैचलर डिग्री इन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विथ नॉट लेस देन 45। अब देखिए 45 करें कि नॉट लेस देन 45, तो 45 को मतलब कि अगर आपके पास 45 है, 46% है, 47 है, या फिर 48, 49, अगर इतने परसेंटेज भी है आपके स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं उस केस में अगर आपने मास्टर किया और मास्टर में 50% मार्क्स आप लाए हैं। अगर मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट कर लिया और 50% मार्क्स लाए हैं, और बैचलर डिग्री में आपके 50 से कम है, 50 से कम लेकिन 45 से कम नहीं होने चाहिए, 45 टू लेकर 50% के बीच में आपके मार्क्स है, और मास्टर डिग्री में आपने 50% मार्क्स पाए हैं, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा पहला पॉइंट। अब आते दूसरा जो इनका मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि द मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट in which the candidate is applying should have been study in all 3 semester। तो जिस भी पेपर के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको इंश्योर होना चाहिए उसमें कि आपने उस पेपर को, अगर आपका ईयरली है तो अगर 3 ईयर का कोर्स है तो आपने 3 साल पढ़ा है। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपको 6 के 6 सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। अगर आप सपोज होता क्या है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि शुरू में हमें कंपलसरी दे दिया जाता है, लास्ट में हमने 4 सेमेस्टर उसको पढ़ाया जाता है एज अ मेन पेपर। आपने 2 सेमेस्टर नहीं पढ़ा लेकिन 6 सेमेस्टर उस पेपर के लिए पढ़ा है, तो क्या आप एलिजिबल है? नहीं, आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने एकदम काफ़ी हार्डली बोला है। हार्डली क्या बोला है कि शुड हैव बीन स्टडी इन ऑल ईयर और ऑब्लिक सेमेस्टर। तो आप सभी ईयर और सभी सेमेस्टर में अगर उस पेपर को पढ़े हैं तो ही आप एलिजिबल है। अब आइए बात करते हैं वो सब्जेक्ट है कौन कौन से जो हमें या तो 3 ईयर में पढ़ने हैं या तो 6वें सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो देखिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप आपका लैंग्वेज ग्रुप। तो लैंग्वेज ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्शियन।
और जो आपका सोशल साइंस ग्रुप है उसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस। साइंस ग्रुप में बायो साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स सब्जेक्ट ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहा। अब इसमें भी क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें तो मेरे पास एक सब्जेक्ट है और मैंने तीनों साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, तो क्या मैं अब भी एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? तो देखिए, अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में शुरू से ही ऑनर्स किया और आपने सिर्फ सिंगल पेपर पढ़ा, तो अगर आप सिंगल पेपर पढ़े हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। जामिया क्या करती है, दो पेपर, जामिया के और भी बात कहीं से भी आप बीएड करें तो 2 सब्जेक्ट से आपको बीएड करना होता है। इसमें 2 टीचिंग सब्जेक्ट होने चाहिए, 2 टीचिंग सब्जेक्ट वो अलॉट करते हैं। तो ग्रेजुएशन में आपके पास अगर 2 टीचिंग सब्जेक्ट है तो ही आप एलिजिबल हैं। खासकर जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो DU से हैं, तो DU में एक ही पेपर पढ़ाया जाता है, एज ऑनर्स एक ही पेपर पढ़ाया जाता है और उसको शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक, फाइनल ईयर तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो DU वाले भी एलिजिबल नहीं है। ज़्यादातर जो कोर्सेज है DU में, बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो कि ऑनर्स के तौर पर एक ही पेपर पढ़ाया जाता है। तो इस केस में अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी कर रही है या फिर आप जहाँ से पढ़े हैं आपके पास ग्रेजुएशन में एक ही सब्जेक्ट रहा है, तो आप फॉर्म मत भरिएगा। फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इस मतलब एंट्रेंस में 170 में अगर 160 भी आ जा रहा है, इवन 170 भी ला दे रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि उन्हें 2 टीचिंग पेपर देने होते हैं। 2 टीचिंग पेपर देने होते हैं और आपके पास एक ही है, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, तो आइए आगे का पॉइंट देखते हैं, आगे कौन सा पॉइंट है। तो देखिए अगला पॉइंट है अ कंपल्सरी सब्जेक्ट लाइक जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, कंपल्सरी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज टीचिंग सब्जेक्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर जो सब्जेक्ट आपको ज़बरदस्ती थोपा गया हो कि आपको पढ़ने ही है, जैसे आप कहीं जाते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है कि भाई ठीक है आपको पढ़ना है, पास करेंगे, इसको पास करेंगे, हालांकि इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे लेकिन इसको पास करना कंपलसरी है। अगर नहीं पास करेंगे तो जब तक आप इसे क्लियर नहीं करेंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो ऐसे पेपर है वो टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे अगर जामिया में आपने एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो फर्स्ट ईयर में उर्दू पढ़ाया जाता है, जनरल उर्दू। तो जनरल उर्दू जो है आपका टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है। या फिर जनरल इंग्लिश पढ़ाया जाता है तो जनरल इंग्लिश आपका टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है। या फिर हिंदी पढ़ाया जा रहा है तो जनरल हिंदी आपका कंपलसरी जो हिंदी है वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि चलिए ठीक है हमारे पास एक पेपर हमने इसको पढ़ लिया है तो 3 साल तक, और हमारे पास जनरल हिंदी तो है या जनरल उर्दू है, जनरल इंग्लिश है, तो इससे काम बन जाएगा। तो इससे भी काम नहीं बनने वाला है। अगर आपने एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है और आपके पास जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी कुछ भी है, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो 2 टीचिंग सब्जेक्ट होने कंपलसरी है। जैसे कि उन्होंने आगे और क्लियर कर ही दिया, डिपार्टमेंट विल अलाउ सेकेंड टीचिंग सब्जेक्ट टू ऑल सबमिटेड स्टूडेंट। तो अब जितने भी स्टूडेंट अप्लाई किया है तो सबको क्या करते हैं, 2 टीचिंग सब्जेक्ट अलॉट करते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन में तो यहाँ पर अप्लाइंग फॉर बीएड मस्ट हैव स्टडी एट लीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आपके पास 2 टीचिंग सब्जेक्ट होगा तो ही आप जामिया के लिए एलिजिबल है। अगर 2 टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, फॉर्म मत भरिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर आप 170 में 160 भी ला दे रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि ऊपर मैंने बता दिया कि जो 16 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से मैंने ऊपर बता दिया, तो इस लाइन को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं सर मेरे पास तो ऐसा था नहीं सर, इसमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ, अब क्या करूँ? क्या कोई और तरीका है जिससे जामिया बीएड में एडमिशन ले सकूँ? जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है वो नहीं है आपके पास, या फिर आपने किया किसी एक सब्जेक्ट से ऑनर्स किया, जो 16 टीचिंग सब्जेक्ट है ऊपर गए, इनमें से आपके पास कोई नहीं है, या फिर है भी तो सिर्फ एक ही है भी तो सिर्फ ग्रेजुएशन में एक ही है। तो अब इस केस में मैं क्या करूं? क्या मुझे जामिया में एडमिशन दिया जाएगा? क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, या कोई और जुगाड़ है जिससे मैं फॉर्म भर लूं? तो देखिए उसके लिए आप जामिया बीएड जनरल के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जामिया बीएड स्पेशल के लिए आप एलिजिबल हैं। किसके लिए एलिजिबल है? जामिया बीएड स्पेशल एजुकेशन, या फिर आपका विजुअल हो या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी हो, तो इन दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए बस 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में,
50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऊपर वाले जो क्राइटेरिया थे, जो ऊपर क्राइटेरिया जिसको एक्सप्लेन किया गया, अगर उनमें से कोई नहीं आपके पास है तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन आप किसके लिए? बीएड जनरल के लिए नहीं, बीएड स्पेशल के लिए आप एलिजिबल है। चलिए, आप बहुत सारे लोग एलिजिबल हो गए हैं, तो अब एलिजिबल जब हो गए तो आइए बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए पूरे जो तो बीएड एडमिशन प्रोसेस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में आपका 180 मिनट का एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 170 क्वेश्चन होंगे, और 170 क्वेश्चन होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ होंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है। और आपको 15% आपको गेन करने, एटलीस्ट 15% आपको पाने हैं। अगर 15% आपने पाया है तो ही आप एलिजिबल है, तो ही आपका नाम आएगा लिस्ट में, अदरवाइज नाम नहीं आने वाला है। और दूसरा है कि एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जो कि 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का होता है। और वो स्टूडेंट पर स्टूडेंट मतलब डिपेंड करता है, कभी किसी को 2 मिनट में छोड़ देते हैं इंटरव्यू लेके, किसी का बहुत लंबा चलेगा तो 10 मिनट, तो मैक्सिमम 10 मिनट तक पाया गया है, और मिनिमम 1 से 2 मिनट तक ही वो छोड़ देते हैं इंटरव्यू लेके। तो अब इसके बाद, और इस इंटरव्यू में आपके हाव भाव देखते हैं कि आपके हाव भाव टीचर वाले हैं या नहीं हैं, या बस वैसे ही आप तफरी, कहीं नहीं में एडमिशन मिल रहा था तो तफरी करने आप यहाँ पर आ गए हैं, तो बस अब वो आपका हाव भाव देखते हैं, और देखते हैं कि क्या आपके अंदर टीचर की क्वालिटी है या नहीं है, क्या हम इसमें कुछ और करके डेवलप करके टीचर की क्वालिटी भर सकते हैं आपके अंदर या नहीं। बस यही देखते हैं आपके अंदर कितनी नॉलेज है कितनी नहीं, वो नहीं देखते। बस अब वो आपका एक तरीके से इंटरव्यू में बस आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। तो आइए अब हम जो एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं, और इसके बाद जो ट्रिक था, जो मेथड था, वो मेथड बताने वाला हूँ कि कैसे आपका सिलेक्शन जामिया में आसानी से हो जाए। तो देखिए, इसमें टोटल 4 सेक्शन में बांटा गया है। ये सभी के लिए कॉमन पेपर होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी ग्रुप से बिलोंग करते हो, सभी के लिए सेम एक कॉमन पेपर बनाया जाता है। इसमें आपका सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर और सब्जेक्ट नॉलेज। ये तो सबके लिए, पहले क्या होता था, पहले ये तीनों कॉमन होते थे। ये जो फर्स्ट ए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कॉमन होते थे, सेक्शन डी को बदला जाता था। लेकिन ये 2020 के बाद इसको बदल दिया गया है, सबके लिए कॉमन पेपर बना दिया गया। तो इसीलिए क्या होता है, किसी भी मतलब किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ बहुत हाई जाती है, किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ बहुत लो जाती है। जैसा कि इस बार जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई है वो 54 गई है आउट ऑफ 170 में 54 इंटरव्यू मिलाकर कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ इतना गई, 54 गई है, और कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ 145 गई है। तो देख लीजिए कितने का डिफरेंस है। तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट ग्रुप पर कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है। तो सबके लिए कॉमन पेपर होता है, तो आपको ये देख के घबराना नहीं है कि 170 मार्क्स में मेरे इतने नंबर आ रहे थे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कौन सा है। तो जो सब्जेक्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, और ये जितने सारे 12th तक ही आते हैं, अप टू 12th, लगभग 90% जो सिलेबस है वो 10th का होता है। बाकी 10 मतलब 80 to 90% सिलेबस 10th का होता है, और 10 to 20% सिलेबस आपका 12th का होता है। जो टीचिंग, जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें आपको नेचुरल साइंस है, और सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। चलिए अब हम और आगे बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में, कि नंबर ऑफ़ सीट कितनी है। तो नंबर ऑफ़ सीट, देखिए इसी जगह मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेथड था, वो मेथड जो शॉर्टकट मेथड है वो बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो सीट है उसको मीडियम वाइज डिवाइड किया गया है। तो अगर आपने 10th में उर्दू लिया है, तब उर्दू से अप्लाई कर दीजिए। या तो आपके पास उर्दू का सर्टिफिकेट है, आपके पास, तो उर्दू मीडियम से अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि उर्दू मीडियम से मैं अभी आपको मार्क्स का डिफरेंस बता रहा हूँ, कि जैसा कि इस बार क्या हर साल ही होता है, लेकिन मैं इस बार का लेटेस्ट जो हुआ उसकी बात बता रहा हूँ, कि इस बार जो आपका सिलेक्शन हुआ 61 इंटरव्यू मिलाकर 61 आपका सिलेक्शन हुआ, 61 नंबर पाने वाले का सिलेक्शन हुआ था, जो कि उर्दू मीडियम से हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया गया था। उर्दू मीडियम के लिए, उर्दू मीडियम में 61 पर कट ऑफ गया। उन इंटरव्यू मिलाकर, जो 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है उसको मिलाकर, तो सोचिए कितना, 200 में
61 पाने वाले का सिलेक्शन हो रहा है, और सिर्फ मीडियम चेंज करने से सीधे चला गया 110। जो इंग्लिश मीडियम से थे उनका कट ऑफ 110 गया था, और जो उर्दू मीडियम से थे उनका कट ऑफ 61 गया था। तो अगर आपके पास 10th में उर्दू है तो आप उर्दू मीडियम से अप्लाई करें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैंने सुना है कि अगर उर्दू मीडियम से अप्लाई किया जाए तो असाइनमेंट या फिर जो लिखना होगा सारे उर्दू में लिखने होंगे, तो वो तो मुझसे लिखा नहीं जाता, तो कैसे होगा, प्रैक्टिस छूट गई है। मेरे पास 10th में उर्दू है लेकिन प्रैक्टिस छूट गई है। तो देखिए सारे टीचर ऐसे नहीं है, बहुत सारे टीचर जिस लैंग्वेज में आपको देना है, जिस मीडियम में देना है, उस मीडियम में आप अपना जो असाइनमेंट है सबमिट कर सकते हैं, तो उसका उतना इशू नहीं है। एक बार एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन लेने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा सब कुछ। कुछ टीचर तो हर जगह आपको मिलेंगे खड़ूस टाइप में, तो हर जगह वैसे टीचर है। तो और बाकी बहुत सारे पोलाइट नेचर के भी टीचर हैं, आप जिस लैंग्वेज में देंगे उस लैंग्वेज से सबमिट कर लेते हैं। तो कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर आपके पास 10th में आपका उर्दू है, आपके पास उर्दू है तो उर्दू मीडियम से अप्लाई कर लीजिए। उर्दू मीडियम की कट ऑफ हर साल लो जाती है, और लगभग 50% तक कट ऑफ 50 से मतलब 50% तो जाती है लो। इंग्लिश मीडियम से बात करें तो अगर इंग्लिश मीडियम का 100 है कट ऑफ, तो उर्दू मीडियम का सीधे 50 आ जाएगा। इतने का डिफरेंस हो जाता है। तो सोचिए इतने का डिफरेंस हो गया। एक इंग्लिश मीडियम से जिसने अप्लाई किया उसके 100 मार्क्स आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपने उर्दू मीडियम से अप्लाई किया और आपके 70 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर है उर्दू का। अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो उर्दू मीडियम से ही अप्लाई कीजिएगा। अब आइए सीट की बात कर लेते हैं हम। तो ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, उर्दू के लिए 27 सीट अलॉट किया गया है, और अरबिक के लिए 6 सीट, होम साइंस के लिए 2 सीट, कॉमर्स के लिए 1 सीट। हाँ, और एक कॉमर्स के लिए एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, अगर आपने बीकॉम किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, आप मत भरिएगा फॉर्म कॉमर्स के लिए। अगर आपने एमकॉम किया है तो ही आप बीएड कर सकते हैं, एमकॉम किया है तो ही आप बीएड कर सकते हैं। हर साल 1-2 केस सुनने को मिलता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया और मेरे एंट्रेंस में भी अच्छे नंबर आए लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बीकॉम के लिए स्पेशली उन्होंने मेंशन कर रखा है। पहले तो नहीं कर रखे थे, लेकिन 2021 में उन्होंने मेंशन कर दिया कि जिसने बीकॉम किया है वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो डिग्री है एमकॉम की होनी चाहिए। अगर एमकॉम की डिग्री है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्शियन के लिए 8 सीट है, ज्योग्राफी के लिए 5 सीट है, हिस्ट्री के लिए 6 सीट है, इस्लामिक स्टडी के लिए आपके पास 4 सीट है, और पॉलिटिकल साइंस के लिए 9 सीट है, बायो साइंस के लिए 5 सीट है, केमिस्ट्री के लिए 3 सीट है, मैथमेटिक्स के लिए 6 सीट है, और फिजिक्स के लिए 3 सीट है। अब देखिए इसमें 1-2 सीट वेरी करता रहता है। जिसमें एप्लीकेंट ज़्यादा आते हैं उसकी 1-2 सीट बढ़ा दी जाती है, जिसके एप्लीकेंट कम आते हैं उसके घटा दी जाती है। ठीक है, ये मीडियम उर्दू है। ये उर्दू मीडियम में इस सब्जेक्ट ग्रुप में इतने सीट मतलब एक तरीके से फिक्स कर दिए गए हैं। अब आइए हिंदी मीडियम से बात कर लेते हैं। हिंदी मीडियम में कितने सीट्स हैं? हिंदी मीडियम में हिंदी के लिए 10 सीट, कॉमर्स के लिए 3 सीट, इकोनॉमिक्स के लिए 3, जियोग्राफी के लिए 4, इस्लामिक स्टडी के लिए 1, होम साइंस के लिए 2, हिस्ट्री के लिए 7, पॉलिटिकल साइंस के लिए 6, बायो साइंस के लिए 5, केमिस्ट्री के लिए 5, मैथमेटिक्स के लिए 4 और फिजिक्स के लिए 5 सीट अलॉट की। अब आइए इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश के लिए 10, कॉमर्स के लिए 3, इकोनॉमिक्स के लिए 3, होम साइंस के लिए 2, जियोग्राफी के लिए 5। और हाँ, अगर आपको हमारे डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्कशन ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको या तो इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, लिखा हुआ है, या फिर टाइप कर लीजिए जामिया BEd 2023 के नाम से ग्रुप है। इसमें जामिया मिलिया इस्लामिया का आपको लोगो मिल जाएगा, और अराउंड 25+ मतलब अभी फ़िलहाल ग्रुप में मेंबर है, आप इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और जो भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नोट्स के लिए आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन होकर यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री के लिए 6, इस्लामिक स्टडी के लिए 1, पॉलिटिकल साइंस के लिए 6, बायो साइंस के लिए 5, केमिस्ट्री के लिए 6, मैथमेटिक्स के लिए 4 और फिजिक्स के लिए 6 सीट अलॉट किए गए हैं। तो ये वीडियो आपको जैसा भी लगाओ, और भी कोई किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में, खुला हुआ है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
आप लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। जो जामिया का फॉर्म इस बार भरने वाले हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबका क्लियर रहे। क्योंकि एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल ही नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया, इसके लिए मेहनत किए जा रहे हैं और इसकी वजह से कई जगह का आपने जो है कि कई जगह एडमिशन भी छोड़ दिया है कि नहीं मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मेरा वहाँ एडमिशन हो जाएगा, और आपका वहाँ भी ना सिलेक्शन हो पाता है ना ही यहाँ सिलेक्शन हो पाता है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिसको आप जानते हैं कि इस बार अप्लाई करने वाले हैं। तो अप्लाई करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और जो इसका फॉर्म है, जिसका फॉर्म तो मैं बताना ही भूल गया, इसका फॉर्म जो है आपके फेब के लास्ट में आएगा, फेब के लास्ट वीक में आएगा, या तो मार्च के फर्स्ट वीक में, या तो मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा या फेब के लास्ट वीक में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जुड़े रहिए और चैनल को जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी कई वीडियो मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।